मुझे आज भी उस दिन की घटना कुछ इस तरह याद है जैसे ये कल की ही बात हो। आज भी मेरे हाथ कांपने लगते हैं जब मैं इसकी बात करती हूँ। मेरा नाम कायरा है। ब्यूटी टिप्स और लाइफस्टाइल व्लॉग्स की एक मशहूर इन्फ्लुएंसर। उस दिन मैंने अपने शहर के एक छोटे और प्यारे रेस्टोरेंट में अपने फैंस के साथ मिलने का आयोजन रखा था। फैंस मेरे साथ सेल्फी लेने और कुछ सलाह मांगने के लिए मेरे पास इकट्ठे हो गए। लोगों के अंदर अपने लिए इतना प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने उसे देखा। गेल वो सभी लोगों से अलग लग रहा था। बिखरे हुए बाल, नशे में डूबी आंखें और एक अजीब शैतानी मुस्कान। उसने मेरे पास आने से पहले भीड़ कम होने का इंतजार किया। कायरा, तुम सामने से और भी ज्यादा खूबसूरत दिखती हो। उसकी आवाज रस भरी थी और उसकी नजरें तेज। मैंने इस उम्मीद में जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सर हिलाकर हाँ कहा कि शायद वो समझ जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या तुमने मुझे पहचाना? हम काफी करीब हुआ करते थे। मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। उसकी आंखें गहरी हो गई और उसने आंखें की तरफ झुककर दबी हुई आवाज में कहा, तुम्हें अपना पति तक याद नहीं है? मुझे लगता है कि तुमने मुझे कोई और समझ लिया है। वो हंसने लगा, यहाँ तक कि फैंस भी उससे दूर होने लगे। नहीं मेरी जान, अब मजाक बहुत हो गया। देखो, तुम्हें अभी तक पता नहीं है, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। वो दिमाग से पागल लग रहा था। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। गिल का बर्ताव अचानक खौफनाक से खतरनाक में बदल गया। मैंने कैफे के कर्मचारियों को संकेत दिया और उन्होंने फौरन बीच में दखल देकर उसे बाहर निकाल दिया। उसने तब तक विरोध किया जब तक उसे बाहर नहीं निकाल दिया गया। वो अश्लील बातें और धमकियां दे रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया और मैंने इस मुठभेड़ से बचने की कोशिश की। कुछ मिनट बाद जैसे ही मैं आराम करने लगी, दरवाजा अचानक खुला। इस बार गिल हाथ में 2 बंदूक लिए वापस आ गया। जैसे उसने गोलियां चलाई, रेस्टोरेंट में भगदड़ मच गई और लोगों की चीखें गूंजने लगी। गोलियां अंधाधुंध बरस रही थी। मैं डर के मारे हक्की बक्की रह गई। कैफे का नजारा किसी बुरी सपने से कम नहीं था। लोग गिर रहे थे, उनके शरीर से खून बह रहा था। मैं एक टेबल के नीचे जाकर छिप गई। मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे वो फटकर बाहर आ जाएगा। गिल की आंखें जंगली थी। उसका मुंह एक पागलपन भरी मुस्कुराहट में बदल गया। तुम मुझसे छुप नहीं सकती कायरा। इतने शोर में भी उसकी आवाज अलग से सुनाई दे रही थी। मैंने चुपचाप अपनी जगह पर बने रहने की कोशिश की और धीरे धीरे पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी। एक गोली मेरे कान से निकलकर दीवार को चीरती हुई आगे गई। मुझे अपने कान में बहुत तेज दर्द का एहसास हुआ और मैंने खून अपनी शर्ट पर लगते हुए देखा। मुझे गोली छू कर निकली थी। मैं चिल्लाई। खुद को बचाने की हिम्मत ही एकमात्र सहारा था जिससे मैं आगे बढ़ रही थी। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की उम्मीद में मैं किचन में घुस गई, लेकिन गिल बेचैन था। उसने लात मारकर दरवाजा खोल दिया और उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। तो तुम यहाँ हो मेरी जान? उसने बंदूक उठाई। मुझे लगा कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी पल है। अचानक एक जोरदार आवाज से उसका ध्यान भटक गया। एक बहादुर इंसान ने उसका सामना किया। संरक्षण, दृढ़ निश्चय दिखाने वाला एक हट्टा कट्टा आदमी था। उसने गिल को स्टेनलेस स्टील काउंटर पर पटक दिया। बंदूक फर्श पर गिर गई। गिल ने गुर्राते हुए एक जबरदस्त मुक्का मारा जो उस आदमी के चपड़े पर जाकर लगा। संरक्षक लड़खड़ाया लेकिन गिरा नहीं। उसने चूल्हे से एक फ्राइंग पैन उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए घूमकर गिल के कंधे पर दे मारा। गिल जोरदार तरीके से चिल्लाया। उसकी आंखों में अभी भी पागलपन दिखाई दे रहा था। उसने झपट्टा मारते हुए काउंटर से एक बड़ा चाकू हाथ में ले लिया। संरक्षक ने अपने सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे किया, लेकिन चाकू से उसकी टी शर्ट फटी और उसकी त्वचा पर हल्का कट लग गया। जब दोनों आपस में भिड़े तो खून के धब्बे कपड़ों पर लग गए। वो बुरी तरह से एक दूसरे से लड़ रहे थे। मुझे याद है कि गिल के हाथ उबलते हुए पानी का एक पैन लग गया था और उसने उसे उस आदमी के मुंह पर फेंक दिया। भाप फूंफ करने लगी और वो आदमी दर्द से कराहने लगा। उबलता हुआ पानी उसके चेहरे और छाती पर फैल गया था। इतना दर्द होने के बावजूद वो पीछे नहीं हटा। उसने लात मारकर गिल को घुटने से पकड़ लिया और वो लड़खड़ाते हुए गिर गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए आदमी गिल को जोरदार मुक्का मारा, जिससे गिल बर्तनों से जा टकराया। गिल बंदूक की तरफ भागा और उस आदमी ने भी वही किया। वो एक दूसरे से लड़ते हुए, मुक्का मारते, लात मारते, दोनों एक दूसरे पर अपना नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे थे। गिल के हाथ एक टूटी हुई बोतल लग गई और उसने उस आदमी के बाजू पर वार कर दिया, जिस वजह से खून निकल आया। हाँफता हुआ, खून से लथपथ, जले हुए शरीर के साथ वो आदमी गिल पर चढ़ गया। वो थकावट और दर्द से कराह रहा था। रसोई तहस नहस हो गई। हर जगह बर्तन बर्तन थे। जले हुए खाने की गंध हवा में फैल गई थी। लेकिन तभी गिल ने बंदूक पकड़ ली और उस आदमी पर गोली चला दी। वो आदमी बेजान होकर जमीन पर गिर गया और मैं डर के मारे चिल्लाई। आखिरकार मैं सदमे से बाहर निकली और इससे पहले कि गिल का ध्यान दोबारा मुझ पर पड़ता, मैं वहां से बाहर भागी। बाहर सायरन की आवाज से माहौल गूंज उठा। पुलिस आ गई थी। मैं फुटपाथ पर गिर गई।
मेरे आसपास दुनिया घूम रही थी। अधिकारियों ने कैफे में धाबा बोल दिया और कुछ ही सेकंड्स की गोलीबारी के बाद सब कुछ शांत हो गया। वो लोग मेरे साइको स्टॉकर तक पहुंच गए थे, लेकिन मैं उस वक्त ही इंस्टा से बाहर निकलने और ध्यान रहित जीवन जीने का फैसला कर चुकी थी। मुझे अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं बनना था। मैं हमेशा से ही असाधारण पैरानॉर्मल चीजों से आकर्षित रही हूँ। असाधारण कारनामों में विशेषता रखने वाली यूट्यूबर के रूप में मेरे चैनल को काफी फॉलोअर्स मिले थे। मेरा नया एडवेंचर मुझे अपने शहर के बाहरी हिस्से में ले आया, जो वर्जिन ब्राइड के भूत को देखने के लिए मशहूर था। 1800 के दशक की एक युवा महिला जो अपनी शादी की रात रहस्यमय तरीके से मरी हुई पाई गई। कहा जाता है कि वो अपने दूल्हे की तलाश में जंगलों में घूमती है। मैं अपने अनुभव को कैमरे में कैद करना चाहती थी और ये देखना चाहती थी कि ये कहानी सच है भी या नहीं। मैं अपने भरोसेमंद कुत्ते मैक्स को साथ लेकर ब्लॉगिंग करने निकल पड़े। जैसे ही हम घने जंगलों में दाखिल हुए, सूरज आसमान में छिप गया। हवा में कीचड़ की हल्की गंध थी। तो ठीक है दोस्तों, हम उस जंगल के अंदर जाने वाले हैं जहां वर्जिन ब्राइड को 2 दिन पहले देखा गया था। मेरा शहर के एक पशुपालक शॉर्टकट लेकर यहां से गुजर रहा था जब उसके अनुसार उसने भूत देखा। मेरे साथ है मैक्स और आज रात हम यहाँ डेरा डाल रहे हैं। हमें शुभकामनाएं दीजिएगा। हम घंटों तक यात्रा करते रहे जब तक कि हमें कैंप करने के लिए कोई साफ जगह नहीं मिल गई। क्योंकि सूरज ढल चुका था, जंगल में काफी शांति हो गई थी। मैंने टेंट लगाया और बेचैनी की बढ़ती भावना को दूर करने के लिए पास में ही आग जला ली। अंधेरा हो रहा है और जंगल बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन हम यहाँ ये देखने आए हैं कि वो खबरें सच हैं या नहीं। मेरे पास मेरा कैमरा है, टॉर्च है और मैक्स भी। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। अचानक कुछ घंटों बाद दूर से किसी के रोने की धीमी आवाज आई। मैक्स के कान खड़े हो गए और वो हल्की हल्की गुर्राहट करने लगा। दोस्तों, क्या आपने सुना? रोने जैसी आवाज आ रही है। ओके, ये अब काफी अजीब होता जा रहा है। मैंने टॉर्च उठाई और कैंप के आसपास देखने की कोशिश की। रोने की आवाज जारी रही। इस बार वो और करीब से आ रही थी और उसी के साथ साथ थोड़ी थोड़ी सीटियों की आवाज भी आ रही। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वीडियो की खातिर मैंने खुद को शांत रखा। ओके, ठीक है, तो हमें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। काश मैं यहाँ अकेली ना होती। मैक्स की गुर्राहट भौंकने में बदल गई। उसने आंख की रोशनी के ठीक परे एक पॉइंट को ध्यान से देखा। मैंने भी उसी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हम पर नजर रख रहा है। मैक्स, क्या है वहां? क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? मैं खड़ी हो गई। जैसे ही मैं उस तरफ गई जहां मैक्स का ध्यान था, मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथ में कैमरा हिलने लगा। वो रोने और सीटियों की आवाज बढ़ने लगी। ओके गाइस, तो हालत काफी खराब होती जा रही है। हवा के अचानक आए झोंके ने जली हुई आग को बुझा दिया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं अपनी टॉर्च को टटोल रही थी। पूरी तरह बंद होने से पहले रोशनी झिलमिलाई। मैक्स मेरे पैर को दबाते हुए फुसफुसाया, पास रहो मैक्स, हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही मैं वापस टेंट की तरफ गई तो मैंने अपनी आंखों के कोने से सफेद रंग के कपड़े पहने एक औरत को देखा। मैं डर के मारे सहम गई। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। वो परछाई काफी हल्की, पारदर्शी और वो हमारी तरफ ही आ रही थी। मुझे अपने कंधे पर तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं जोर से रोने लगी और मेरे हाथ से कैमरा गिर गया। शिट शिट शिट, भागो मैक्स, भागो। मैंने मैक्स की लीज हाथ में पकड़ी और झाड़ियों के बीच से लड़खड़ाते हुए भागने लगी। उस परछाई ने उबड़ खाबड़ रास्तों से आराम से सरकते हुए मेरा पीछा किया। रोना चिल्लाने में बदल गया और सीटियां गगन भेदी चीख में बदल गई। मैं एक जड़ से फिसलकर जोर से गिर गई और मेरे घुटने पर खरोच आ गई। मेरे पैर से खून बह रहा था, लेकिन मैं उठने के लिए खुद को मजबूर करती हूँ। हम पेड़ों के बीच से निकलकर खुले में आ गए। जंगल का किनारा दिखाई दे रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की और देखा कि वो आकृति पेड़ के पास खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट से छिपा हुआ था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वो सीमा पार नहीं कर सकी। हाँफते हुए मैं मैक्स को पकड़कर जमीन पर गिर गई। रात फिर से खामोश हो गई। घबराहट उठने लगी। मुझे एहसास हुआ कि मेरा कैमरा अभी भी चल रहा था और उसने चूहे बिल्ली के खेल को कैद कर लिया था। हमने कर दिखाया, हमने सच में कर दिखाया। मैं नहीं जानती कि वो क्या था, लेकिन ये सच है। ओह माय गॉड, वर्जिन ब्राइड सच में है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब कैमरे में कैद हो गया हो। मैंने मैक्स की तरफ देखा।
वो मेरा मुंह चाटने लगा, उसकी पूंछ हिलने लगी। हम बच गए थे, लेकिन वर्जिन ब्राइड के भूत का एहसास हमेशा हमेशा के लिए मेरे मन में ठहरने वाला था। मैंने वीडियो को ये कहकर बंद कर दिया कि अब मैं कभी भी यहाँ वापस नहीं आऊंगी। लेकिन अगले दिन जब मैंने वीडियो को ठीक से देखा तो मुझे एक बड़ा झटका लगा। जब भी कैमरा मेरी तरफ था, तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जब भी मैंने उसे दुल्हन के भूत की तरफ मोड़ा तो कैमरा की तस्वीर धुंधली हो रही थी। फिर भी वो परछाई वहां दिखाई दे रही थी, कैमरा में कैप्चर हुई थी, पारदर्शी, रोती हुई, सताई हुई। मैं नहीं जानती कि इस जगह का इतिहास क्या है, लेकिन अब मुझे पता है कि भूत सच में होते हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होने के अपने फायदे हैं, फ्री के प्रोडक्ट्स, बड़े बड़े इवेंट्स और बड़े पैमाने पर फॉलोअर्स, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं और हाल ही में उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। ये सब एक मैसेज से शुरू हुआ जो एक अनजान अकाउंट से आया था, जिसकी कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं थी और सिर्फ एक फॉलोअर था। कल रात तुम नीले नाइट गाउन में बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने उस मैसेज की तरफ ध्यान से देखा, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तो नाइट गाउन पहनकर कोई भी तस्वीर नहीं लगाई और मैं अकेली रहती हूँ। मैंने इसे एक खुशकिस्मत अनुमान या मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन मैं इस मैसेज से काफी परेशान हो गई थी। कौन हो तुम? तुम्हें कैसे पता कि मैंने क्या पहना था? एकदम से कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपना दिन आम तरीके से बिताने की कोशिश की, लेकिन किसी के द्वारा देखे जाने का एहसास अभी भी था। मुझे अलग अलग अकाउंट से मैसेज आ रहे थे, हर मैसेज पिछले वाले से और ज्यादा परेशान कर देने वाला था। क्या तुम्हें याद है वो लाल ड्रेस जो तुमने रैन के साथ पहली डेट पर पहनी थी? मेरा खून ठंडा पड़ गया। रायन वो लड़का था जिसके साथ चीजें खराब होने से पहले मैंने कुछ टाइम के लिए उसे डेट किया था, और फिर मैंने ही उस रिश्ते को खत्म कर दिया। मैंने कई सालों से उसके बारे में नहीं सोचा। इसे कैसे पता? मुझे अकेला छोड़ दो। उस रात मैं सो नहीं पाई। घर में होने वाली हर आहट मुझे डरा रही थी। करीब आधी रात को मेरे पास एक मैसेज आया, तुम हमेशा के लिए मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैंने अपना फोन जोर से फेंका और वो दूर जा गिरा। मेरा हाथ कांप रहे थे। बहुत हुआ। मैंने एक बार फिर उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया और अपने फोन को साइलेंट पर रखने का फैसला किया। बिस्तर पर लेटकर जब मैं खाली छत की तरफ देख रही थी तो घर में सन्नाटा छा गया। आखिरकार मुझे नींद आ गई, लेकिन कदमों की आहट से मेरी नींद खुल गई। मैं बैठ गई और आवाज को ध्यान से सुनने लगी। कदमों की आवाज धीमी थी और वो मेरे कमरे के बाहर बने गलियारे से आ रही थी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपना फोन उठाया और टॉर्च जलाई। टॉर्च से निकली रोशनी ने अंधेरे को चीर कर रख दिया। पैरों की आवाज लगातार आ रही थी और वो पास आने का संकेत दे रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा। जैसे ही मैं बिस्तर से नीचे उतरी तो जमीन काफी ठंडी थी। मैं दरवाजे तक गई और उसे खोला, जिससे हॉल में ही रोशनी हो गई। बाहर कोई नहीं था। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई। मुझे यकीन था कि कुछ ना कुछ तो वहां जरूर था। मैं 911 पर फोन कर रही हूँ। अचानक मुझे एक परछाई हॉल में दिखाई दी। मैं जोर से चिल्लाई और घबराहट में मेरे हाथ से फोन गिर गया। फोन जमीन पर गड़गड़ाता हुआ गिरा और टॉर्च की रोशनी इधर उधर फैलने लगी। मैंने फोन उठाया और अपने कमरे में वापस आ गई। मैंने दरवाजा बंद किया और मदद के लिए फोन मिलाया। हेलो 911, प्लीज आप यहाँ किसी को भेजिए, मेरे घर में कोई है। लेकिन तभी मैंने कर्कश भरी मर्दाना आवाज सुनी जो बीच बीच में रुक रही थी। माफ करना, 911 अभी उपलब्ध नहीं है। क्या मैं तुम्हारी उस फेक बेस्ट फ्रेंड को बुला दूं जिसे तुमने हमारी आखिरी डेट पर मुझसे भागने के लिए कॉल किया था? मैं हैरान रह गई। कमरे का तापमान गिर गया। मैं अपनी सांस तक देख पा रही थी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजा ऐसे खड़खड़ाया जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। ये वो नहीं हो सकता। मुझे अपनी एक फ्रेंड से पता चला था कि जब मैंने रायन को डंप किया था उसके कुछ दिनों बाद ही उसने खुद को फांसी लगा ली थी। मैं कोने में जाकर छुप गई। खड़खड़ाहट तेज हो गई। डरावनी आवाजों ने मुझे घेर लिया। तभी दरवाजा जोर से खुला और एक परछाई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। हॉल के सामने से आने वाली रोशनी के सामने सिर्फ एक काली परछाई दिख रही थी। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली। मुझे अपने शरीर की एक साइड पर तेज दर्द का एहसास हुआ, जैसे किसी चीज ने मुझे काट दिया हो। मैंने नीचे देखा तो मेरी शर्ट से खून रिस रहा था। मैंने अपना हाथ घाव पर दबाया और खून रोकने की कोशिश की। मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो परछाई भी वही। उसने मेरा रास्ता रोक दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि वो कौन है। पारदर्शी और काली, खून से भरी आंखें जो इंसान जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। विकृत चेहरा, लेकिन खुशबू। मैं जानती थी कि ये रायन का सेंट है। मैं मुड़ी और खिड़की की तरफ भागी। उसे तोड़ती हुई मैं बाहर निकली
और छत पर चढ़ गई। रात की ठंडी हवाएं मेरे मुंह पर तमाचे की तरह लग रही थी, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। मेरा वहां से भागना जरूरी था। मैं वहां से नीचे उतरी, फिसली और अपने हाथों को खुरदरी लकड़ी पर रगड़ने लगी, फिर जोर से जमीन पर आकर गिर गई। दर्द असहनीय था, मेरे पैरों से खून तक निकलने लगा। मैं लंगड़ाते हुए सड़क की तरफ भागी, मेरे पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही मैं फुटपाथ पर पहुंची, मैंने अपने कंधे की तरफ नजर डाली और देखा कि रायन मेरे घर की खिड़की पर खड़ा था और मेरे आंखों के ठीक सामने गायब होने से पहले वो मुझे घूर रहा था। मुझे पता था वो रायन का भूत था। मैं तब तक नहीं रुकी जब तक मैं पड़ोसियों के घर नहीं पहुंच गई और उनका दरवाजा नहीं खटखटाया। उन्होंने मुझे अंदर आने दिया और मैं फर्श पर गिरकर सिसक कर रोने लगी। उन्होंने 911 पर फोन किया और थोड़ी देर में पुलिस आई, लेकिन उन्हें मेरे घर पर कोई भी नहीं मिला। मैं एक हफ्ते के अंदर ही उस घर से निकल गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि रायन की आत्मा को अब शांति मिल गई हो।